नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में अहम निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी है। योजना से जुड़े हमारे विद्यार्थियों को अब उनके माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक होने पर भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संशोधन आज आया है। अब इस संशोधन में जो विद्यार्थी योजना में एक बार लाभ हो गया है, उसके बाद यदि आय की सीमा 6 लाख रुपए हो जाती थी तो कांग्रेस सरकार में उसका लाभ नहीं मिलता था। ये नियम था। बीच में जो सरकार 15 महीने की आई थी उनने उस तरह का किया। मुख्यमंत्री जी ने उसे होने के बाद भी अगर 6 लाख से अधिक आय हो जाती है तो भी विद्यार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये भोपाल से डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग फार्मेसिक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते हैं और उनकी मेरिट सूची में प्रथम 15% में स्थान हो, सीबीएसई से 12वीं 85% अंकों के साथ और माध्यमिक शिक्षा मंडल से 70% अंकों के सात तो ऐसे विद्यार्थियों भी योजना के पात्र होंगे। उन्हें जेईई मेंस की रैंकिंग की आवश्यकता नहीं होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी आपदा के समय या जनसेवा के अवसर पर नहीं बल्कि चुनावी फसल काटने के मौके पर ही दिखाई देते हैं। कोरोना आ जाए कभी कमलनाथ जी नहीं दिखेंगे, चुनाव आ जाए तो कमलनाथ जी ही दिखेंगे। ये अपन को वोटों की खेती मानते हैं, ये चुनाव को गौचर मानते हैं कि जब चुनाव आएगा तो चरने के लिए आ जाएंगे। ये फसल काटने चुनाव की आते हैं, वोटों की फसल काटने आते हैं। जैसे चैत हुआ, चैत काटने, गेहूं काटने, अनाज काटने आता है ना, फसल आ जाती है, ऐसे ये कांग्रेस के लोग आते हैं। और इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जब सवाल पार्टी का आए, मित्रों कार्यकर्ता बंधुओं, तो प्राणपण झोंक देना। पार्टी कभी कभी मांगती है, पार्टी हमारी मां है और ये इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है, ये जानती है कि मां से बड़ा स्थान इस पृथ्वी पर किसी का नहीं है। मां महात्मा और परमात्मा। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में सेमी कमांडर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधित कार्यक्रम के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए सेमी कमांडर फैब की स्थापना की परियोजना लागत के 50% हिस्से की वित्तीय सहायता समानता के आधार पर प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने जो एडवाइजरी कमेटी बनाई है उसकी अनुशंसा के आधार पर सेमीकंडक्टर फैब्स हो, डिस्प्ले फैब्स हो, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग की स्कीम्स के कतिपय संशोधन में जो निर्णय लिया गया है वो है पहले इन 3 स्कीमों के में अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी थी उसमें 30 से 50% तक अलग अलग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का प्रावधान था। अब वो 30 से 50% को हटाकर अब इनके स्थान पर एक समान रूप में 50% फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का निर्णय किया गया है। यानी कि जो 30 से 50% तक का तीनों योजनाओं पर था वो उसको हटाकर अब फ्लैट उसको 50% किया गया है। दूसरा, पूर्व में 65 nm साइज के कम साइज के ही नोट्स को इंसेंटिव प्लान में लिया गया था ताकि उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल पाए। तो अगर किसी ने आना था तो 65 nm साइज से कम साइज वाले एक ग्रुप भी बनाया गया है सर्विस का, जो इस $10 बिलियन पार होने की उम्मीद है। एक और तो भारत की क्षमता बढ़ेगी तक का तीनों योजनाओं पर था वो उसको हटाकर अब फ्लैट उसको 50% किया गया है। दूसरा, एक और तो भारत की क्षमता बढ़ेगी, दूसरी ओर निवेश भी आएगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, आयात में कमी आएगी और भविष्य में भारत निर्यात की दृष्टि से भी सेमीकंडक्टर फैब्स
डिस्प्ले फैब्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पैकेजिंग इस दिशा में भी आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाएगा। 2026 तक सेमीकंडक्टर की कुल खपत 80 अरब डॉलर के पार कर चुकी है और 2030 तक ये लगभग 110 बिलियन डॉलर पार होने की उम्मीद है। तो आप स्वयं इस आंकड़े से देख सकते हैं कि देश को इसकी आवश्यकता क्यों थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पशुपालकों और किसानों को लंपी वायरस के संबंध में दिया संदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसीलिए टीकाकरण अवश्य कराएं। और पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। हम वैसे भी जो चेतना मनुष्य में है वही प्राणियों में भी देखते हैं, और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण में चाहे गोवंशी हो या भैंसवंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी सम्मिलित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम तत्काल इसके रोग के लक्षण पहचानें। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हों तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और वह सुस्त हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों से, पानी और मुंह से लगातार लार निकलने लगती है, शरीर में गठानें पड़ने लगती है। ये गठान गोल और उभरी हुई होती है। पशुओं का वजन कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, लेकिन यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। इसलिए इस तरह का डर मन में ना आए। पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। जो सावधानी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग कर दें और पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को मक्खी, मच्छर, जूं
आदि परजीवियों से बचाकर रखें। संक्रमित इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव करें। लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में न छोड़ें, बल्कि गहरा गड्ढा करके उसमें दफना दें। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में आपको सहयोग करने के लिए और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। जैसे कोविड-19 से इंसानों के बचाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अपने गोवंश के लिए, बाकी पशुओं को बचाने के लिए हमको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आइए पूरी तरह से लंपी वायरस को हराने के लिए हम कमर कस लें और जुट जाएं। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जंगल राज की बात कोई नहीं कर रहा है, जंगल राज तो दिखाई दे रहा है। बिहार के लिए पूंजी निवेश क्या करेंगे? हमें तो ये भी खबर मिली है कि बहुत से लोग डर के मारे अपने बिजनेस को समेटने की सोच रहे हैं। ये सवाल है, तो ये हम बताएंगे, घूमकर बताएंगे। और बिहार में अपराध पर लगाम और बिहार की सुरक्षा और बिहार के साथ देश की सुरक्षा के सूत्र, इन सब पर बिहार की जनता को आगाह करेंगे। कोई जंगल राज की बात नहीं कर रहा है, ये आप कहते हैं, लेकिन जंगल राज तो दिखाई पड़ रहा है। अगर मुजफ्फरपुर में रंगदारी मारी जाती है, अगर बैंक पे हमला हो रहा है, अगर बैंक लूटे जा रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, तो खौफ का माहौल तो सीधा चला आ रहा है। तो आप गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएफआई आतंकी संगठन है, बिहार आतंकियों का गढ़ बन रहा है। ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह शर्म की बात है कि आज हमारे देश के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। कभी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में दूसरे देशों के बच्चे पढ़ने आते थे। हमें फिर से ऐसा माहौल तैयार करना है जहां दूसरे देशों के बच्चे यहां पढ़ने आए। 75 साल हो गए आजाद हुए भारत को। 75 साल कम नहीं होते। हमारे देश में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट, फिर भी हमारा देश पीछे रह गया। आज हमारे बच्चे बताओ मेडिकल के लिए यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। शर्म की बात है। हमारा देश वो देश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में नालंदा विश्व, पूरी दुनिया से बच्चे आया करते थे। आज हमारे देश को क्या हो गया? आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमें ऐसा देश तैयार करना है कि पूरी दुनिया से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अन्ना जी कहते थे अरविंद राजनीति कीचड़ है। मैं कहता अन्ना जी इस कीचड़ में कूदकर खुद ही झाड़ू से सफाई करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीति चलती रहेगी, यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं। 10 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरीवाल कौन है। एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड़ था, हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति कैसे ठीक होगी, इसीलिए हम आए थे। अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है अन्ना जी कहते थे, केजरीवाल जी, अरविंद ये कीचड़ है राजनीति। मैंने कहा अन्ना जी कीचड़ में खुद ही उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी।
सो आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग ईडी में, सीबीआई में रोज बुला बुला के तुम्हारा पैसा कहां है। हमारा पैसा नवनीत काका है, और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है तब तो ईमानदारी को इस देश से कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, भारत माता की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लागू कर दिया और अब अन्य राज्य सरकारें भी इस ओर विचार कर रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2004 के बाद जो सर्विस में आए हैं उनके लिए जो न्यू पेंशन स्कीम प्रारंभ हुई उससे बेचैन हो गए सभी लोग, क्योंकि असुरक्षा की भावना पैदा हो गई कि रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा। राजस्थान सरकार वो सरकार है जिसने मानवीय दृष्टिकोण से ये निर्णय किया हमें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करना चाहिए, और मुझे खुशी है उसके बाद छत्तीसगढ़ ने भी कर दिया और अब अन्य सरकारें भी उस पर विचार कर रही है। तमाम राज्यों में कर्मचारी संगठनों में बहुत बड़ा आक्रोश है कि अभी तक बाकी सरकारें क्यों नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी जी ने भी अभी इन प्रिंसिपल घोषणा कर दी है कि अगली बार गुजरात के अंदर सरकार बनेगी हमारी तो ओल्ड एज पेंशन लागू की जाएगी वहां पर। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी की भावना, चाहे हिमाचल हो चाहे वो गुजरात हो, जहाँ सरकार हमारी बनेगी वह तमाम जगह ओपीएस लागू किया जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं फिर कहना चाहूँगा ये मानवीय दृष्टिकोण से बहुत उचित निर्णय है। इसको केंद्र सरकार को भी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप इसको वापस दिखवाएं इसको, और ये निर्णय होना चाहिए कि हम तमाम कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन लागू करके सुनिश्चित करेंगे उनकी पेंशन। एनपीएस के अंदर शेयर मार्केट के आधार पर पेंशन निर्धारित होगी, पता नहीं जब वो रिटायरमेंट होंगे उससे तो क्या स्थिति बनती है। तो ये असुरक्षित भावना जो है अगर बेचैन कहीं रहेगी तो कर्मचारी उस ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सुशासन देने में इमदाद नहीं कर पाएंगे, मेरा मानना है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा तमाम राज्य सरकारों से भी कि राजस्थान सरकार की तरह हमने पूरी तरह एग्जामिन करने के बाद इसको लागू किया है, सभी को लागू इसको करना, ये मेरा मानना है। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने नियमों को तोड़कर अपने कार्यकर्ता जैस्मीन शाहवा व 20 अन्य लोगों को टैक्स पेयर के पैसे से आईएएस अधिकारी जितनी सैलरी, घर, ऑफिस दिया। यही लोग आम आदमी पार्टी के टीवी प्रवक्ता भी बनकर काम करते हैं। अगर मैं आपको होम मिनिस्टर, जो अपना होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर है 1964 का, एक अपना रूल है, रूल 5 ऑफ सीसीएस, तो ये कहता है कि अगर आपने किसी सिविल आदमी को, अगर आपने किसी कॉमन आदमी को कोई आईएएस ऑफिसर के पद पर बिठाना है तो आपको उसको ऑनररी केवल 1 रुपए की सैलरी देनी चाहिए, ताकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना आए। मगर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो होम मिनिस्ट्री के इस रूल को वायलेट करती है और वो अपना एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उसमें पास करती है और अपने सारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को इसमें मेंबर बना देती है और एक एक आदमी को 2 लाख रुपए की सैलरी देती है, एक घर देती है मंत्री के बराबर और उसको ऑफिस देती है। ऑफिस उनका चलता है जब दिल्ली में हमारी सरकार थी और उस समय जो मुख्यमंत्री निवास होता था, आज वो डायलॉग कमीशन का ऑफिस है। आज उस ऑफिस के अंदर होता क्या है? उस ऑफिस के अंदर में दिल्ली के टैक्स पेयर से उनको सैलरी दी जाती है। 2 करोड़ रुपया हर महीने की सैलरी
उन सारे लोगों को दी जाती है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, मगर दिल्ली सरकार ने उनको ऑफिशियल पद पर बिठा दिया। मगर वो आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे गोवा का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, और आज वो जाकर हिमाचल में बैठ गए तो वो तनख्वाह ले रहे हैं आईएएस ऑफिसर की। जो उनको घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, वो मंत्री के बराबर का मिल रहा है, मगर काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का।